हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस आप कह लो, इसकी एमसीक्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। आपका कल हम 45 नंबर क्वेश्चन तक बात किए थे कि पित्रा दुरा क्या था या क्या थी। तो हमने आपको बताया था कि भवनों को जो सजाने की जो शैली होती थी उसे हम पित्रा दुरा कहते थे। इसी के आगे के क्वेश्चंस को लेकर के आज हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप। अगर आप सोशल साइंस आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऐसे में पेपर 2 के लिए 60 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होता है। 46 में आपका लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। सजावटी द्वार, रंगशाला लिखा है, यज्ञवेदी दिया हुआ है यहाँ पर, या फिर हवन कुंड। अगर आप बात करते हो 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला के हिस्से को लेकर के कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो मंदिर स्थापत्य कला में जो आपका 46 नंबर का है, मैं आपको बता दूं, उस समय की 9वीं शताब्दी की जो मंदिर की प्रमुख विशेषता होती थी वो होता था जो है सजावटी द्वार। सजावटी द्वार अक्सर वहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलते थे। आगे अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो इस समय यह मंदिर स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका जो है वो ए आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में आंसर किया होगा। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार द्वारा 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। बहुत ही बढ़िया सा सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है। तो अगर मैं 47 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ से 47 नंबर में कि कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो कलकत्ता आपका था, मद्रास था, और एक आपका बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और डिटेल में बता दूँ आपको। कलकत्ता है, बम्बई है, और आपका जो है जब आप मद्रास की बात करते हो, यहाँ पर 1856 से लेकर के 1862, 1856 से लेकर के 1862 का ड्यूरेशन था लॉर्ड कैनिंग का। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी कहते हैं, कहीं ना कहीं वहीं उन्हीं के ड्यूरेशन में हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो इसे भी यहाँ से आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। कलकत्ता है, मद्रास है, और बम्बई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से क्या कुछ था के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के बात करते हो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या बातें निकल करके सामने आती हैं दोस्तों। यहाँ पर पुल, सड़कें बनाने, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाने को लेकर के बोला है। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने की बात की है। आपको मैं बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका तीसरा आएगा। उम्मीद करते हैं आपने भी अपना आंसर यहाँ से अब तक चुन लिया होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदना। तो 48 का जो आंसर है वो तीसरा आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से तीसरा निकल करके आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट, दोस्तों जब आप बात करते हो तो ये 72 ये डिग्री का साइन है, अगर यहाँ पर 30 लिखा है तो ये जो साइन होता है ये आपका मिनट का साइन होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है आपके क्वेश्चन में कि 72 डिग्री 30 मिनट आपका, अगर आप ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर इस पर स्थित है, और इन्होंने आपसे ये पूछा है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। भारत का मानक समय अगर आपका 8 सुबह बजा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, अगर आप बात करते हो अहमदाबाद में 72 डिग्री 30 मिनट आपका ईस्ट में या पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। यूट्यूब पर भी क्लासेस में मैंने इसके पहले आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया हुआ है, अक्षांश और देशांतरीय रेखा के बारे में बताया हुआ है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे में आपका यहाँ पर जो आंसर निकल करके आएगा वो पहला निकल करके आएगा 7:20 उस समय प्रातः जो है वो आपके हो रहे होंगे जब आप 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो। एक और सवाल 50 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, बलबन का नाम आता है, या फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। अगर आप बात करते हो कि कौन सा सुल्तान था जिसने, तो यहाँ पर अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बंजारों का प्रयोग किया गया था। मतलब बंजारे जो है उसने प्रयोग में लेकर के आए थे, वो उन्होंने प्रयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल प्रशासक था कहा जाता है, और मूल्य नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय भी उन्होंने या उसने लागू किए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो दूसरा आएगा।
51 पर चलते हैं। लिखा है बीदरी क्या था, बीदरी क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बीदर से उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है, यहाँ पर बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है आपका ये शिल्पकारों द्वारा तांबे या चांदी। तो यहाँ पर जब आप 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो बीदर के शिल्पकारों के द्वारा तांबे और चांदी में की जाने वाली जो आकर्षक शिल्पकारी होती थी, किसके द्वारा, बीदर के शिल्पकारों के द्वारा, तांबे और चांदी। ठीक है जी, तांबा भी है चांदी में भी है। तो उसमें जो आपका काम होता था, या एक जो उसमें आप कह लें जड़ाऊ जो काम देखने को मिलता था, या उस पर किया गया जो काम होता था, उसे ही हम बीदरी कहते थे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका तीसरा निकल के आएगा। 52 नंबर अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इसमें आपका लिखा हुआ है कि आदिवासी यानी कि जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते थे। अब भाई बात ये आती है कि जो जनजातीय लोग उस समय होते थे वो अपना रिकॉर्ड लिखित नहीं रखते थे, रिटन फॉर्म में कोई चीज़ नहीं होती थी। तो अगर आप वर्तमान के इतिहासकार की बात करते हो तो आदिवासी इतिहास को किस प्रकार से लिखते थे, अब आपसे ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने इसको एनालाइज भी कर लिया होगा, आपने इसको देख भी लिया होगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि प्राकृतिक परंपराएं थीं, आदिवासी पौराणिक कथाएं थीं, पुरातत्वीय स्रोतों थी के आधार पर, या फिर यहाँ पर वाचिक परंपराएं थीं, तो आप जब बात करते हो रिकॉर्ड रखने को लेकर के, तो यहाँ पर आधुनिक इतिहासकार जो आदिवासी थे, जो जनजातीय लोग थे, उनके इतिहास को लिखने के लिए वाचिक परंपरा का प्रयोग करते थे। वाचन, बोलने से संबंधित जो परंपरा होती थी वो कहीं ना कहीं प्रयोग में आती थी। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से चौथा आएगा। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उससे जुड़े रहें। एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट SST पेपर 2 नाम की, वहाँ पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। 53 में दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होगी। यहाँ पर है घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप होगा आपका। देखिए आपका सबसे पहली बात है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की है, और यहाँ पर आपका एक लो एयर प्रेशर की बात की है, और ये कहा है कि चारों ओर पवनों की दिशा ऐसे में क्या होगी। ठीक है जी। तो जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो, जैसे भारत आपका जो है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, ये पूछा है कि पवनों की दिशा ऐसे में क्या होगी, तो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप है आपका। घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत देखने को मिलेगा। समदाब रेखाएं जो होती हैं उधर की तरफ समकोण पर 90 डिग्री पर, यानी कि, या फिर समदाब रेखाओं के समानांतर। तो 53 नंबर जब आप क्वेश्चन की बात करते हो, तो जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की आप बात करोगे, जहाँ पर आपको कर्क रेखाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है जी, आर्कटिक सर्किल जहाँ पर देखने को मिलता है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति में केंद्र में निम्न वायुदाब होने के कारण जो हवाएं होती हैं वो केंद्र की ओर घड़ियों के सुइयों के विपरीत दिशा में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो 53 का जो आपका आंसर आएगा वो दूसरा आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है, जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है। मैंने कई बार बताया हुआ है, DLED में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर परमादेश लिखा है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है आपका, निषेध आदेश लिखा है, और एक अधिकार पृच्छा लिखा हुआ है। दोस्तों आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके हेड थे, उन्होंने अनुच्छेद संख्या 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। तो अनुच्छेद 32 में प्रावधान है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का अगर पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो जो है परमादेश यानी कि मैंडमस जारी कर सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका पहला आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है जी, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी 54 नंबर क्वेश्चन में। एक थोड़ा सा 55 पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है या सेम देखने को मिलेगा। दोस्तों
जब आप लोकसभा आप ऑप्शंस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप बात करते हो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को लेकर के, तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, जो भी हैं लोकसभा के सदस्य वो आपके डायरेक्ट चॉइस में चुने जाते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय पीएम जी हैं वो भी ऐसे ही चुन करके गए हैं। जबकि राज्यसभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। परंतु दोनों के सदस्यों की चुनाव प्रणाली में एक बात समान है कि प्रत्येक मत के मूल्य का समान होना, प्रत्येक मत के मूल्य का समान होना। भैया अगर वोटिंग कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो तीसरा आएगा। इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर जब लोकसभा की बात आई है तो आपको मैं बता दूँ, लोकसभा जो है वो आपका, जब आप संसद की बात करते हो तो प्रथम सदन और निम्न सदन आपका लोअर हाउस भी कहलाता है, फर्स्ट हाउस भी कहलाता है। वहीं जब आप राज्यसभा की बात करते हो तो उसे हम सेकंड हाउस या फिर आप ये कह देते हो कि एक आपका अपर हाउस है। ठीक है जी, आप ये भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात करते हो कि मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा में मैक्सिमम बोला है मैंने तो 552 है। जबकि राज्यसभा में मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे है इसमें, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सी योग्यताओं में से इनमें से सही नहीं होगा, मतलब कौन सी चीज़ है जो आपकी गलत होगी। ठीक है जी, आपका 56 नंबर क्वेश्चन की जब आप बात करोगे, आपको मैं बता दूं, अगर क्या किसी स्टेट के अगर आप गवर्नमेंट बनने की बात करते हो, राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 साल हो, संसद का सदस्य या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, ये सारी योग्यताएं उसमें ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी। वहीं जब आप बात करते हो तीसरे को लेकर के, संसद या राज्य विधानमंडल का यहाँ पर लिखा हुआ है सही नहीं है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जब आप 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो 56 में जो तीसरा वाला दिया है जो है वो चीज़ें यहाँ पर आपकी जो है देखने को नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, आप जब इंटरनल प्लैनेट्स की बात करते हो तो वो कौन से होंगे, इसमें पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह होते हैं। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह होते हैं आपके। वह ग्रह होते हैं जो गैसीय हैं और बिना उपग्रह वाले गैस। ये इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जब आप 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह पेटी दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। जब हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी की बात करते हैं तो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है वो आपका। और जो मार्स है, ध्यान दीजिएगा मैं बता दे रहा हूँ, जो मार्स है और जो जुपिटर है उनके बीच में यहाँ पर वो क्षुद्र ग्रह पेटी, छोटे छोटे ग्रह आपको जो है देखने को मिलते हैं। इन्हें हम एस्टेरॉयड्स भी बोलते हैं। और ये पूरी बेल्ट मतलब एरिया या क्षेत्र, ये पूरा पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है। ओके, तो 56 में सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह जो है वो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। क्या है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के मध्य जो पाए जाते हैं। तो आपका जो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ से देखने को मिलेगा 57 का सेकंड क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। 58 में लिखा हुआ है ग्रेफाइट के दो मुख्य घटक हैं। कौन कौन से मुख्य घटक ग्रेफाइट के जो है वो देखने को मिलते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, लौह निकेल दिया हुआ है, लौह ऑक्साइड और पोटेशियम दिया हुआ है, लौह और चांदी दिया हुआ है। तो 58 नंबर में जब आप बात करते हो तो ग्रेफाइट के दो मुख्य घटक सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं। ठीक है जी, सिलिका और एल्यूमिनियम। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आपने यहाँ से सही किया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारा 15वां सवाल है ऐसे में आज के इस मॉक टेस्ट का। पूरे जो सेकंड मॉक टेस्ट है हमारा सोशल स्टडीज़ का सीटेट पेपर 2 के लिए। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली होता है, गॉर्ज बोलते हो आप उसे, अंधी घाटी, या फिर हम उसे कैनियन बोलते हैं। तो जब आप 59 नंबर की बात करते हो तो कैनियन जो है वो एक गहरी घाटी होती है। क्या होती है, गहरी घाटी होती है जिसके ढाल हमें सीढ़ी नुमा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा चौथा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं 15 में आपने काफ़ी कुछ सही किए हैं। आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 15 आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 वो आपको जल्दी ही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी अगर यहाँ से अच्छा लगा है तो
बाकी जो नए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी हुई है, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।